हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैंने आप लोगों को मात्र 9 क्लासों में क्लास 12 की संपूर्ण फिजिक्स के न्यूमेरिकल बताने के लिए बोला है। और आज हमारी इस मैराथन की सीरीज में दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई नंबर 2 को, जिसका नाम है भैया धारा विद्युत। क्या नाम है? धारा विद्युत। ठीक, धारा विद्युत इकाई के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक वैद्युत चलन और एक किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इन दोनों चैप्टरों के आज हम जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो क्लास को शेयर करते जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ने चाहिए। जितने ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को हम क्लासें प्रोवाइड करते रहेंगे। मात्र 9 दिनों में आप सभी लोगों को संपूर्ण फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं वो सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, हिंदी विषय का पेपर 16 तारीख को है, तो हिंदी विषय की पेपर की मैं एक क्लास डेली आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और जो भी क्लासें मैं हिंदी विषय की दे रहा हूँ उतनी कर डालिए। आपका देख लेना पेपर कितना ज़्यादा आसान जाने वाला है। ठीक, तो हिंदी की क्लासें भी करते रहिए। ठीक है ना। चलिए भाई, आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को धारा विद्युत इकाई से। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं जो फार्मूले की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं। आप देख लीजिए जाके, वहां पर आपको इस इकाई के फार्मूले की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बालाजी स्टडी मोशन सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और बाकी डेरिवेशन की क्लासों की जो प्लेलिस्ट है वो तो मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। लगातार बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर आप लोगों को एक दिन डेरिवेशन की क्लास मिल रही है, तो आप करते जाइए। बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न से अपनी क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न को यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है, 2 बल्ब 60 वाट और उसके बाद उस पर लिखा डैश 220 वोल्ट। एक बल्ब है उस पर ऐसे लिखा 60 वाट 220 वोल्ट। आप कोई भी बल्ब खरीद के लाइए, ये चीज़ आपको लिखी जरूर मिलेगी। ठीक है ना। तो एक बल्ब पर ये चीज़ लिखी, इसका मतलब ये है कि पहले बल्ब का की जो क्षमता है वो आपकी 60 वाट है। डब्ल्यू का मतलब वाट। ठीक है, वाट किसका मतलब होता है? क्षमता का। क्लियर। आगे दिया गया है 40 वाट 220 वोल्ट। आगे एक और बल्ब दिया, उस पर लिखा है 40 वाट, 40 वाट फिर 220 वोल्ट। मतलब दूसरे बल्ब की जो क्षमता दी गई है वो भैया आपको 40 वाट दी गई, सीधी सी बात। उसके बाद बताया गया है कि दोनों को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति क्या होगी आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए भाई, शक्ति निकालना है, कुल शक्ति। तो यहाँ पर P बराबर मान लीजिए हमें निकालना है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो बल्ब पर ये चीज़ लिखी होती है 60 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि जब इस बल्ब को 220 वोल्टेज पर जलाया जाएगा तो वो 40 वाट शक्ति लेगा। इसका मतलब ये 220 वोल्ट पर अगर इसको जलाएंगे तो ये 60 वाट की शक्ति को लेगा। हमको अगर कुल शक्ति निकालना है, इन दोनों की कुल शक्ति निकालना है, उन दोनों को हमको 220 वोल्ट पर जलाना है। तो हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट पर दोनों का हम पहले प्रतिरोध अलग अलग निकाल लेंगे। हमें ये तो पता चले कि इन दोनों का प्रतिरोध कितना कितना है, और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ा है और श्रेणी क्रम संयोजन भी पढ़ा है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है। श्रेणी क्रम संयोजन का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से जितने भी आपके प्रतिरोध होंगे इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तुल्य प्रतिरोध के लिए। और समांतर क्रम में आपने इसका सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कुल शक्ति कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये आपकी शक्ति होती है वो प्रतिरोध पर निर्भर कैसे करती है। आपको हम बताना चाहेंगे कि शक्ति का सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है, P बराबर होता है VI। सभी लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? P बराबर VI। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि I बराबर होता है V/R। ठीक, ओम के नियम से I बराबर V/R पढ़ा है। अगर यहाँ पर R के पदों में से लाएं तो V I के स्थान पर लिख सकते हैं V/R। गुणा करेंगे तो P बराबर हो जाएगा V²/R। चूँकि V का मान दोनों बल्बों में सेम ही है। ठीक है, तो इसके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो P होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो क्षमता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चूँकि यहाँ पर दोनों बल्ब जो हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है कि नहीं? यही तो होता है।
अब जो प्रतिरोध है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर को इधर ला सकते हो, पी को बटे में ले जा सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर आर अनुक्रमानुपाती 1/p, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती, बटे में है ना। तो यहाँ पर इस आर के स्थान पर लिख सकते हैं 1/p, और R1 के स्थान पर लिख सकते हैं 1/p1, और R2 के स्थान पर लिख सकते हैं 1/p2। इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो P है वो क्या हो जाएगा, कुल क्षमता हो जाएगी, P1 पहले बल्ब की क्षमता हो जाएगी, P2 दूसरे बल्ब की क्षमता हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो 1/p = 1/P1। P1 का मान कितना भैया 60 वाट, और P2 का मान कितना है 40 वाट। इसे हल कर लीजिए, आपको P का मान निकालना है 40 × 40 है ना, और 60 × 60 बटे में इसका गुणा करेंगे, 4 से कितना हो जाएगा 2400 होगा, क्योंकि 60 और 40 का गुणा कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 1/p = 40 और 60, ये हो जाएगा 100, और बटे में कितना हो जाएगा 2400। 2 जीरो से ऊपर नीचे 2 जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 1/p = 1/24। बहुत सारे विद्यार्थी तो यहीं पर 1/24 लिख के चलेंगे, अरे भैया ये 1/p का मान है। जब आप कैंची गुणा करोगे तो यहाँ से p बराबर आपको मिल जाएगा 24 वाट। ठीक, जब बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो जो कुल क्षमता हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 24 वाट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकता था, बट मैंने पहले ये आपको समझाने की कोशिश की कि प्रतिरोध जो होता है वो कैसे, क्षमता और प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से, तब जाके मैंने फार्मूला लगाया है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है, तो जो भी विद्यार्थी भाई क्लास से जुड़ा करें वो क्लास को अंत तक किया करें। हमने देखा आधे घंटे क्लास करते हो, उसके बाद पता नहीं क्यों आप लोग कम होने लगते हो। बोर्ड एग्जाम सर पर है, ठीक है, समय दीजिए। एक से 1.5 घंटे की क्लास बहुत ज़्यादा होती है। न्यूमेरिकल की कंडीशन को देखते हुए क्लास का समय रहता है, कोई निर्धारित नहीं कि 1 घंटे की क्लास होगी 2 घंटे की क्लास होगी, वो तो न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही समय लगेगा। ठीक है ना। चलिए भाई आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो चैटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपको देखिए मेरा पूरा फोकस रहता है पढ़ाने पर, इसीलिए मैं आपकी चैटिंग पर ध्यान नहीं देता हूँ। हमने देखा बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं चैटिंग के चक्कर में। आप इधर सवाल पर ध्यान दीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम करीब है, जो चैटिंग कर रहा है करने दीजिए, वो उसका भविष्य वो जाने। ठीक है ना। चलिए भाई आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब ठीक है, और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। मतलब V का मान निकालना है और आपको R का मान निकालना है, कैपिटल R का मान। ठीक, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध होता है, स्मॉल r आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है। मैंने कहा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको दिया जाए आप उसे नोट कीजिए भाई। ठीक, तो आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि कौन सा सूत्र लगभग में लगने वाला है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला जा रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब को E से लिखते हैं, E = W/Q होता है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए सेल सहित किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, उसका विद्युत वाहक बल्ब बोलते हैं। विद्युत वाहक बल्ब को E से लिखते हैं, E = W/Q होता है। E का मान यहाँ पर दिया गया है 10 वोल्ट, तो लिख देंगे भैया 10 वोल्ट। आगे क्या दिया गया है कि 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखते हैं, वो 3 ओम दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, आगे ये दिया गया है कि आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा, I बराबर कितना दिया गया है 0.5 एम्पीयर की धारा, 0.5 एम्पीयर की धारा बोलेगी। आगे बोला गया है कि धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध, मतलब आपको कैपिटल R का मान पहले निकालना है, उसके बाद आपको वोल्टता यानी V का मान निकालना है। आप सभी लोगों ने देखिए, आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है I = E/में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस सूत्र को रटने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने ओम के नियम में क्या पढ़ा है, V = IR, यानी I बराबर क्या होता है V/में R। V क्या होती है वोल्टता, यहाँ पर वोल्टता आपकी कितनी, सेल का विद्युत वाहक बल दिया गया है। यहाँ पर प्रतिरोध होता है, यहाँ पर 2 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो कुल प्रतिरोध क्या होता है, उनके योग के बराबर होता है, तो दोनों प्रतिरोधों का योग कर लिए गए। बाकी इस सूत्र को आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो इस सूत्र का यहाँ पर अगर हम उपयोग कर दें तो आप देख सकते हो कि हमें I का मान पता भैया 0.5
ई का मान कितना है 10 और बटे में कैपिटल आर का मान हमें निकालना है। स्मॉल आर का मान आपको दिया गया है 3 ओम। दिया गया कि नहीं दिया गया? जो जो दिया गया वो रख दीजिए यहाँ पर। अच्छा, कैंची गुणा कर सकते हो, लेकिन उसके पहले अगर इस पॉइंट को हटाओ तो हर संख्या के बट्टे में 1 होता है। 0 बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 1/2 बराबर हो जाएगा 10 बटे में कैपिटल आर प्लस का 3। अच्छा, कैंची गुणा करना तो जानते हो सभी लोग। चलिए भाई, कैंची गुणा कर देंगे तो आर प्लस 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस 3 एकम आर प्लस 3, और 2 का गुणा 10 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार आर का मान निकालेंगे तो 20, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, यानी कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 17 ओम। आर का मान कितना आ जाएगा 17 ओम। इन्होंने यही बोला था कि आप बताइए कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा, तो आप कहोगे 17 ओम। आगे बोला गया कि सेल के सिरों के बीच उल्टता निकालना है। ठीक है, पुनः सूत्र आपको कौन सा लगाना है? आपको सेल के सिरों के बीच क्या निकालना है? उल्टता निकालना है। तो भैया आपको अगर विद्युत वाहक बल पता हो, आंतरिक प्रतिरोध पता हो, तो उल्टता का सूत्र होता है V = E माइनस का क्या होता है भाई I इंटू में स्मॉल r, यही तो होता है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं E = V प्लस का IR। ठीक है, सूत्र को 2 तरीके से लोग याद करते हैं, और मैंने इसमें रिलेशन भी आपको स्थापित कराया है। डेरिवेशन की जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उसे देख लीजिए। ठीक है, या बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशनों की, कर डालिए वहाँ पर। ये डेरिवेशन मैंने आपको करना सिखाया है। तो यहाँ पर आपको V का मान निकालना है। ई का मान कितना दिया गया है? ई का मान भैया 10 वोल्ट दिया गया है, माइनस आई का मान कितना दिया गया है 0.5, तो 0.5 रख देंगे। स्मॉल आर की बात करें तो 3 दिया गया है, रख दिया। V बराबर हो गया 10। देखिए 5 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 15 होगा, लेकिन 0.1 अंक पहले लगाना है, तो ये 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब समझते हो 1.5। अच्छा, 10 से आप 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा 8.5 आप कहोगे बचेगा, यानी 8.5 उल्टता है। उल्टता का यानी V का जो मात्रक होता है वो उल्ट होता है, तो विभवांतर हो जाएगा 8.5 वोल्ट। बताइए किसी को इस प्रश्न में कोई प्रकार की दिक्कत? आप कहोगे हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। देखिए मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि जो विद्यार्थियों का कैलकुलेशन वीक है, जिनको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते हैं, उनको समझ में आने लगे, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। एक एक न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना बता रहा हूँ। किसी भी प्रश्न का डायरेक्ट आंसर भी नहीं लिख रहा हूँ, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 3 है। एक तरीके से समझ सकते हो ये डेरिवेशन, और डेरिवेशन के बाद इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल। अब ये डेरिवेशन नहीं, ये न्यूमेरिकल है। देखिए बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है, लिखा है कि किसी जो चालक तार का प्रतिरोध है वो R ओम है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। किसी तार का जो प्रतिरोध है वो आपका R ओम है, इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है। कितना खींचा जाता है? मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है। इस खींचे हुए तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? अगर तार को n गुना खींचा जाता है, लंबाई के n गुना खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने सूत्र भी याद किया होगा। नए तार का प्रतिरोध कैपिटल R = क्या होता है n² इंटू में पुराने तार का प्रतिरोध। सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए सूत्र। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया है। देखिए इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ये कहा गया है कि किसी तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है। मैं मान लेता हूँ कि जो तार है, तार की लंबाई L मान लेता हूँ, तथा उसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा अनुप्रस्थ भैया काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं, तभी आगे बात बनेगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है। तब R बराबर आपने सूत्र पढ़ा है ρL/A। रो क्या होता है? किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, L क्या है? लंबाई है। A क्या है? क्षेत्रफल। आपने जो भी चालक तार लिया है उसकी लंबाई को L माना है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A माना है, और उन्होंने कहा है कि जो प्रतिरोध है चालक तार का वो कैपिटल R है, तो कैपिटल R बराबर ρL/A। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लंबाई थी उसका n गुना कर दिया जाए। ठीक, तो प्रश्नानुसार हम ज़्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो लंबाई अब हो गई है, मतलब क्या किया गया? लंबाई में परिवर्तन किया गया। लंबाई में परिवर्तन किया गया तो मान लीजिए लंबाई हो गई L'। जो L' है वो प्रारंभिक लंबाई का n गुना है, यानी जो लंबाई में परिवर्तन किया गया वो प्रारंभिक लंबाई का n गुना किया गया है। ठीक है, n गुना उसको बढ़ाया गया लंबाई को। और क्षेत्रफल में परिवर्तन हमें पता नहीं है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन तुरंत निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो मैंने लंबाई को बढ़ाया है ना,
लंबाई में ही तो परिवर्तन किया है। तो अगर लंबाई में परिवर्तन किया है तो आयतन तो बदलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो पहले आपका आयतन था यानी ए और एल, ठीक है, ए एल को हम ए डैश एल डैश के बराबर दिखा देंगे। अच्छा, ए डैश क्या है? ए डैश ये परिवर्तित क्षेत्रफल है, ठीक है। पहले क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का ए था, अब लंबाई में परिवर्तन किया तो क्षेत्रफल में तो परिवर्तन होगा, वो भी निकालना पड़ेगा हमें। लंबाई में परिवर्तन क्या किया? लंबाई जो थी उसका मैंने एन गुना कर दिया, मतलब लंबाई में जो परिवर्तन किया वो एन गुना कर दिया। तो अब देखिए मैंने आयतनों को जब इक्वल दिखाया तो हमने क्या किया, देखिए ए लिखा, पहले लंबाई एल थी, एल रहने दो, एल डैश को बटे में ले आए और बराबर ए डैश, इस तरीके से ए डैश भी पता चल जाएगा। तो यह जाएगा ए एल। अच्छा, एल डैश का मान कितना हो गया है? प्रारंभिक लंबाई का एन गुना, तो हमने एन एल लिख दिया, इक्वल टू हो गया भैया ए डैश, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ए डैश का जो मान आया वो कैपिटल ए बटे में एन आया, ठीक है। अब देखिए हमको एल डैश का मान पता चल गया, ए डैश का मान पता चल गया। ये कब आया? जब लंबाई को एन गुना किया गया तो क्षेत्रफल इतना हो गया और लंबाई इतनी हो गई। तो इस स्थिति में आपको क्या निकालना है? नए तार का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। इस स्थिति में जो तार होगा उसका प्रतिरोध निकालना है। तो लिखेंगे नए तार का प्रतिरोध बराबर, नए तार का प्रतिरोध बराबर, सूत्र कोई आपको नया नहीं लगाना है, सूत्र मैंने क्या बताया? आर बराबर रो यल अपान में ए, यही तो बताया। अब नए तार का प्रतिरोध निकालना है तो वो आर डैश से लिख देंगे, लंबाई कितनी हो जाएगी? एल डैश, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए डैश, ठीक है ना, क्योंकि नए तार का प्रतिरोध आर डैश मान रहे हैं, लंबाई कितनी है? एल डैश, और क्षेत्रफल कितना? ए डैश। सबका मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा रो, ठीक है। एल डैश की अगर बात करें तो एल डैश का मान यहाँ पर कितना है? आप देखिए एन एल है तो एन एल लिख देंगे। ए डैश का मान कितना है? आप देखिए भाई, ए डैश का मान आया है ए अपान में एन, रख दिया मैंने। अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आर डैश इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा एन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रो, एन ऊपर जाएगा, एन एन का गुणा कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर, और एल अपान में ए बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो रो यल अपान में ए, रो एल अपान में ए, एन स्क्वायर आगे कर लिया। आप समीकरण एक को देखिए, आप समीकरण एक को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समीकरण एक से हम जानते हैं रो एल अपान ए किसके बराबर है? आर के बराबर। आर उस स्थिति में तार का प्रतिरोध था जब लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये आर डैश बराबर आपका हो जाएगा एन स्क्वायर, इसके स्थान पर समीकरण एक से आर लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध दिया जाए और उसकी लंबाई को अगर हम कितना बढ़ा रहे हैं, एन गुना बढ़ा रहे हैं, तो नए तार का प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र लगाना है एन स्क्वायर आर, ठीक। आर जहां पर क्या? पुराने तार का प्रतिरोध, एन स्क्वायर क्या? कितने गुना लंबाई को बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि एक प्रश्न आप सभी के समक्ष ले रहे हैं, अभी आप जान जाओगे, ये चाहे सूत्र का निगमन समझो और चाहे ये न्यूमेरिकल समझो, एग्जाम में आया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पुटअप कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी पर आधारित है बिल्कुल। लिखा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। देखिए अगर ये सूत्र आता है तो अभी जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वो आप बस डायरेक्ट लगाओगे, इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप सब बिलीव देख रहे हो स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इससे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध निकालिए। देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक तार का जो प्रतिरोध आर है वो भैया 8 ओम है, ठीक है। कितना है? 8 ओम है। ये न्यूमेरिकल नंबर भैया 4 होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है और इन्होंने कहा कि इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, यानी लंबाई दोगुनी खींची जाती है, यानी एन का मान 2 गुना दिया गया है। और इन्होंने कहा तो नया जो तार होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा, यानी आर डैश का मान निकालना है। अब आपको इतना प्रोसेस दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सूत्र लगाओ। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो नए तार का प्रतिरोध होता है आर डैश, उसका सूत्र होता है एन स्क्वायर इनटू में पुराने तार का प्रतिरोध। तो ये आर डैश बराबर भैया आ जाएगा एन स्क्वायर, एन का मान है 2, 2 का स्क्वायर और गुणे में कैपिटल आर, पुराने तार का प्रतिरोध है 8, लिख देंगे आर डैश बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 और गुणे 8 बराबर 32 ओम। नए तार का प्रतिरोध देखिए 1 मिनट में आ गया 32 ओम। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2015 और 16 में पूछा गया था। ऐसा प्रश्न रिपीट होता है 2 नंबर में, 1 नंबर में। इसे लगा जरूर डालिए आप अच्छे तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
क्योंकि हमें किसी प्रकार का समय नहीं लॉस करना है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताना है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को भाई लाइक कर दें, आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले आप लोगों को हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासें दे रहे हैं और अभी देते रहेंगे एग्जाम तक, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए भाई आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा। परिपथ में क्या निकालना है? धारा आपको निकालना है। बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, दो चीजें निकालना है। एक तो निकालना है परिपथ में धारा और दूसरी चीज निकालना है बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर भैया 5 होगा। तो पहले हम परिपथ चाहे तो बना लें, आप सभी लोग देख ही पा रहे हो, देख लो तो ऐसे ही बता देंगे। देखिए अच्छा अब बना देते हैं, डिस्टर्बेंस क्यों है ना, आपको बना कर बता देते हैं। यहाँ पर डी है और ये धारा आई है और ये ए है, ये आप देख सकते हो ऋण और धन सिरा है, 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर भी एक सेल लगा हुआ है, बस यहाँ पर पहले प्लस है फिर माइनस, ठीक है, 10 वोल्ट। आगे क्या दिया गया है आपको? 60 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, 60 ओम का प्रतिरोध और धारा कितनी है? आई, ठीक। यहाँ पर सी है, ये आपका बी है, उसके बाद 12 ओम है, ठीक है, ऐसे, ठीक। ऐसा आपके सामने एक परिपथ बनाया गया है। इस परिपथ की सहायता से आपको निकालना है परिपथ में धारा। परिपथ में क्या निकालना है? धारा। पहले ऑप्शन में पूछा गया परिपथ में आप धारा निकालिए। आप यहाँ पर देखिए तो ये एक आपका बंद पास है। क्या है? बंद पास। और किरचॉफ के नियम में आप अच्छे तरीके से पढ़े हो, बंद पास का नियम पढ़े हो कि किसी बंद पास के किसी खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस इसी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिखेंगे कि किरचॉफ के नियम से, कौन से नियम से भैया? किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के बंद पास के नियम से, है ना। द्वितीय नियम जो होता है बंद पास का नियम होता है, उसी नियम को यहाँ पर लगाएंगे। और बंद पास के नियम में भैया साफ साफ बताया गया कि जो परिपथ में धारा होती है और जो संगत प्रतिरोध होता है उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब जितने भी आपके प्रतिरोध होंगे और जितनी भी धाराएं होंगी उस प्रतिरोध के संगत, उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लेकिन अगर दिशा सेम है तब, दिशा अगर विपरीत पड़ रही है तो आपको माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी अंतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से जो धारा बह रही है, आप देखिए आई के साथ आपका 6 ओम का प्रतिरोध है, तो आई गुणे में 6 लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए इस सेल से जो धारा बह रही है वो इस दिशा में बह रही है, यहाँ पर देख सकते हो 12 ओम के साथ भी ये धारा जा रही है, आई धारा ही बह रही है, 12 ओम प्रतिरोध के साथ भी आई धारा ही बह रही है। लेकिन अगर उल्टता में देखें तो विपरीत है, यानी उल्टता जो होगी इनके अंतर से हमें प्राप्त होगी, इनका बीजगणितीय योग जो प्राप्त होगा 6 और आई का गुणा हो जाएगा 6 आई, 12 और आई का गुणा हो जाएगा 12 आई, 12 से 10 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 और 12 हो जाएगा भैया आपका 18 आई, 18 आई बराबर 2, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा 2/18, इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी जो धारा आ जाएगी वो 1/9 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/9 एम्पियर आ जाएगी। अच्छा आगे प्रश्न में ये पूछा गया था दूसरे ऑप्शन में, ये पहला आपका पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा कि जो ये आपका बिंदु ए है और जो ये बिंदु बी है, इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तो लिखोगे बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर, किसके बीच? बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है हमें, ठीक है। तो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, यानी VAB निकालना है। अच्छा जब आपको विद्युत वाहक बल दिया जाए, यानी सेल का ये जैसे 12 वोल्ट दिया, ये सेल का विद्युत वाहक बल ही तो दिया है, और प्रतिरोध दिया जाए और धारा का मान दिया जाए, तो सूत्र सभी लोगों को अभी मैंने बताया कि V बराबर होता है E माइनस का I इंटू में R। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। स्मॉल r होता है तो स्मॉल r बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो प्रतिरोध लग रहा है वो 12 ओम का लग रहा है, इतना याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा VAB बराबर जो विद्युत वाहक बल है वो आपका 12 वोल्ट है, ठीक, माइनस का I, धारा आपने निकाल लिया है 1/9, क्योंकि धारा यहाँ पर भी आई यहाँ पर भी आई, तो I का जो मान है वही रहेगा 1/9।
और आंतरिक प्रतिरोध की बात करें या प्रतिरोध की बात करें तो आपको 12 दिया गया है। इसे हल कर लेंगे तो हमें ए व बी सिरों के बीच विभवांतर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 12 माइनस का, देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा VAB बराबर 12 3 36, और 36 से भैया आपका 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 32, 32 बटे में 3। तो जो विभवांतर आ जाएगा वो 32 बटे 3 वोल्ट आ जाएगा। विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए कोई समस्या? भाग करना है कर लीजिए आप। 30 दाम 32 10 दशमलव है ना, 2 बच्चा पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18 10.6 वोल्ट आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे वैसे लिख लीजिए, आपकी जो भी इच्छा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया है। कोई भी प्रश्न भैया हल्के में मत लीजिए। मैंने कहा कि मैं कम से कम 2-3 किताबें उठाता हूँ भैया, तब जाके इन प्रश्नों को सेलेक्ट करता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो विद्यार्थी हम पर भरोसा रखकर पढ़ रहे हैं तो उनका हमको भरोसा नहीं तोड़ना है। उनके लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं मेहनत करूंगा, चाहे जितनी किताबें देखनी पड़े, चाहे जितनी सीरीज देखना पड़े, उनके लिए चुनिंदा प्रश्नों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बस आप सभी लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रहिए बस, ठीक है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से हम हैं। चलिए भाई आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। बहुत ही जबरदस्त मैंने प्रश्न आप सभी के समक्ष लिया है। आज की क्लास का अगला प्रश्न ये है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ के स्विच एस को बंद करने पर स्विच भुजा में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ठीक है। फिगर को ना बनाए तो कल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, बार बार क्या बनाए, ठीक है। चलिए भाई फिलहाल थोड़ा बना देते हैं। कुछ विद्यार्थी सोचने लगते हैं कि दरअसल फिगर बनाने में समय बहुत लॉस होता है ना। चलिए भाई देखते हैं। ऐसा स्विच बना हुआ है, ठीक, ऐसे आपका फिगर बना हुआ है। यहाँ पर डी है, एफ है, जी है, एच है, ये एस स्विच है, ये 12 ओम का प्रतिरोध है, 4 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका 6 ओम का है, और ये आपका 12 ओम का प्रतिरोध है, और ये आपका 6 ओम का प्रतिरोध है, और ये सी है, ई है। ध्यान से देखिएगा आप इस प्रश्न को, बढ़िया प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है, ये आपका 24 वोल्ट है, सेल का विद्युत वाहक बल। इसमें ये बोला जा रहा है कि जब इस स्विच को हम बंद करेंगे, इस स्विच को हम बंद कर दें, ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि स्विच भुजा में, यानी इस भुजा में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। आपको हम एक बात बताएं, देखिए भाई, अगर हम इस स्विच को बंद करेंगे, ठीक है, हम इस स्विच को बंद करेंगे तो हमारे पास एक बंद पास ये हो जाएगा और हमारे पास एक बंद पास ये हो जाएगा। हम इस बंद पास का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस बंद पास का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दोनों किस क्रम में रहेंगे? बताइए, समांतर क्रम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो जब ये दोनों समांतर क्रम में रहेंगे, लिखेंगे कि पास, कौन सा पास ले लेंगे? CGHE, CGHE का तुल्य प्रतिरोध, और ऊपर लिख देना एच स्विच बंद करने पर, क्या करने पर? एच स्विच बंद करने पर ये बात हो रही है आपकी। एच स्विच बंद करने पर क्या होगा कि ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर। हम क्या करेंगे? सबसे पहले LCM 12 लेंगे। अब देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होता है ना, फिर 12 1 कम 12, 1/R बराबर 3/12। इसको काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, कैंची गुणा करने पर यह हो जाएगा R बराबर 4 ओम, मतलब इस बंद पास का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 4 ओम। अब ये भी तो आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे, इसको बंद करेंगे तो इनका भी तुल्य। इसी प्रकार दूसरे बंद पास में या दूसरे पास में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध, वो भी भैया आपका इतना ही होगा। आप देख लीजिए निकाल करके, इसको R1 नाम दे दीजिए, ठीक है, और इसको आप R2 नाम दे दीजिए। तो R2 बराबर भी आपका 4 ओम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें भी 6 और 12 जो है समांतर क्रम में। इस तरीके से दोनों का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब अगर बात करें स्विच को हम बंद करेंगे तो ये वाला और ये वाला जो बंद पास का प्रतिरोध होगा आपका, वो आपस में किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो कुल जो प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध
परिपथ का जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर, ये दोनों श्रेणी क्रम में पड़ जाएंगे और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 प्लस R2। R बराबर R1 का मान आया भैया 4 और R2 का मान भी 4 आया है। इस तरीके से इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो 8 ओम हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि आप प्रवाहित धारा की गणना ज्ञात कीजिए। अब धारा की गणना करना है तो जाहिर सी बात है विभवांतर हमें पता होना चाहिए और हमें प्रतिरोध पता होना चाहिए, तो प्रतिरोध मैंने निकाल लिया। अब बात करें यहाँ पर विभवांतर, तो V का मान आपको दिया गया भैया 24 वोल्ट, तो हम निकालेंगे धारा। तो धारा I बराबर क्या होता है सूत्र, आपने V बराबर IR तो याद ही रखा होगा, तो I बराबर हो जाएगा V/R। ये कहाँ से आया? ओम के नियम से आया। ओम के नियम का सत्यापन जरूर सीख लीजिएगा, यहाँ से ओम के नियम का सत्यापन इस बार जरूर पूछा जाएगा। तो जो भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप क्लिक कीजिए, आपको एक डेरिवेशन की क्लास मिल जाएगी। I = V/R की बात करें तो V का मान आपको दिया गया 24। अच्छा, R की बात करें, R परिपथ का कुल प्रतिरोध है जो कि आपका आ चुका है 8। तो इस तरीके से 8 × 24 I बराबर आपको मिल जाएगा 3 एम्पियर की धारा। ठीक, इन्होंने कहा था कि स्विच तार में प्रवाहित धारा। बात करें यहाँ पर तो ये दोनों देखिए आपके श्रेणी क्रम में होंगे। ये बाद में जो मैंने दोनों प्रतिरोध लिए वो श्रेणी क्रम में तो लिए, और श्रेणी क्रम में भैया धारा का मान समान होता है, जितने धारा इसमें होगी उतनी धारा इसमें होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्विच धारा जो अस्विच में तार में प्रवाहित जो धारा होगी वो आपके 3 एम्पियर होगी। कितनी होगी भाई? 3 एम्पियर होगी। तो याद रखिएगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर उठाया है। ठीक है ना, तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, हमको तो नहीं लगता ऐसी कोई समस्या आ रही होगी। ठीक है ना, ठीक। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए। स्क्रीनशॉट लेना भाई, जल्दी ले लीजिए। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा इस क्लास का। आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक, फिगर वाले प्रश्नों को लेकर हमें कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कराना। सभी लोग क्लास को भैया अंत तक देखिएगा। ठीक, बोर नहीं होइएगा। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे पहुँच जाएगी, अरे बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगी 2 घंटे। ठीक, लेकिन आपको 2 चैप्टर यानी पूरी एक इकाई कंप्लीट हो जाएगी, ये भी तो सोचिए। ठीक, वैसे आप एक चैप्टर कितने दिनों में तैयार करते? तो ऐसे 1.5-2 घंटे में आपकी अगर पूरी इकाई खत्म हो रही है तो आपका ही फायदा है, और इस इकाई से क्वेश्चन फंसते जरूर है। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कितने आसान प्रश्न हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो धातु के 3 तार हैं, तीनों तारों के लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। अगर हम पहले तार की लंबाई L1 मान लें और दूसरे तार की लंबाई L2 मान लें और तीसरे तार की लंबाई L3 मान लें, तो इन तीनों का जो रेशियो दिया गया है वो आपको दिया गया है 3:2:1, ये दिया गया है। आगे इन्होंने कहा है कि इनके द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया है। तो द्रव्यमानों मतलब M1:M2:M3, ये कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया है 1:2:3, यही तो दिया गया है 1:2:3, इस तरीके से आपको दिया गया है। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो आपको इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको निकालना है R1:R2:R3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको निकालना है। तो मैं आपको पहले बता दूं, देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो भैया वैद्युत प्रतिरोध होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने पढ़ा कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो ρL/, में क्या होता है? A होता है कि नहीं होता है? आपको यहाँ पर Lm दिया गया है, तो जो वैद्युत प्रतिरोध आपको निकालना है वो L और M के पदों में निकालना है, तभी आप रेशियो निकाल पाओगे। तो यहाँ पर R बराबर ρL/, में A पढ़ा है कि नहीं? तो आप बताइए, इसे लिख सकते हो रो, लिख सकते हो, और L को अगर ऊपर से गुणा कर दें और क्षेत्रफल में भी L से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा ρL²/, में क्षेत्रफल और एक लंबाई का यानी एक विमा का गुणा करते हैं तो ये आयतन बन जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर और लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर का गुणा करेंगे मीटर क्यूब, जो कि आयतन का बन जाएगा। तो इसके स्थान पर आयतन लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है। तो ये आयतन बन गया। और आप सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है? घनत्व बराबर पढ़ा है ना, घनत्व D बराबर डेंसिटी D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन यानी M/V। तो V बराबर क्या आ जाएगा? M/D, M/D आ जाएगा कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा R = ρL² है और V के स्थान पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, V को इधर लाएंगे तो M/D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया M/D लिख देना, चूंकि V बराबर होता है M/D, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन वाले सूत्र से।
तो यहाँ डी ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रो एल स्क्वायर डी अपान में कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब अगर रो और डी को हम नियत मान लें तो जो ये प्रतिरोध है वो किस प्रकार लंबाई और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई के स्क्वायर, है ना, और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो जैसे तब अगर हमें R1 अनुपात R2 अनुपात R3 निकालना है तो हम सूत्र लगाएंगे L1 स्क्वायर बटे में M1 अनुपात L2 स्क्वायर बटे में M2 अनुपात L3 स्क्वायर बटे में M3, क्योंकि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, L1 का मान आपको दिया गया है 3। ठीक, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 9 हो जाएगा। M1 का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अनुपात लगाएंगे। L2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, M2 का मान कितना दिया गया है 2 रख देंगे, अनुपात L3 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। M3 का मान दिया गया 3, तो 3 रख देंगे भाई। इस तरीके से मिल जाएगा 3 अनुपात, और इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 यानी 2 अनुपात 1/3, यही तो मिला आपको। अब इसे हल कर सकते हो आप सभी लोग, इसका अनुपात जैसे आपको निकालना है तो एक काम कीजिए ना, इसके बटे में 1 इसके बटे में 1 लिख सकते हो कि नहीं। अगर हम इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 तरीका आपका हो जाएगा 27 अनुपात 3 से इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 अनुपात 3 से इसको गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल, ये आपको बच जाएगा 1। इस तरीके से R1 अनुपात R2 अनुपात R3 का मान मिल जाएगा 27 अनुपात 6 अनुपात 1। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर उठाया कि आपको लगना चाहिए कि ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भैया आ सकता है। ठीक है ना, अगर चाहें तो इस न्यूमेरिकल को हम जो वो पढ़े हैं, क्या कहते हैं, ओम के नियम का सत्यापन, वहाँ पर जो सूत्र लास्ट में निकल के आया था उस सूत्र को उठाकर भी निकाल सकते थे इनके प्रतिरोधों का अनुपात। ठीक है ना, हमने सोचा कि इसी सूत्र से लगा के आपको दिखा दें, इससे आसानी हो जाएगी आपको। वैसे आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है क्योंकि ओम के नियम में जो लास्ट में आपका व्यंजक आता है उसको सभी को याद नहीं होगा। ठीक है, याद करने में दिक्कत भी होती है, इसलिए मैंने इस सूत्र को तो याद करने में किसी को दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर कर दिया। ठीक है ना, बताइए प्रश्न आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास के भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अब और ज़्यादा ज़बरदस्त मैंने प्रश्न आप सभी के समक्ष उठाए हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस इकाई से कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलिए भाई, समय को लॉस नहीं करेंगे और आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर भाई बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अगला जो प्रश्न है भैया वो किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। और किरचॉफ के प्रथम नियम में सभी लोगों ने पढ़ा है। किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं भाई, धारा या संधि का नियम, यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इस नियम को यदि आपने पढ़ा है तो इसको जरूर लगाइए, इस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में आता है। पूछा गया कि संलग्न चित्र से, देखिए चित्र कुछ ऐसे प्रदर्शित है, मैं आपके सामने बना देता हूँ। ठीक है, ये चित्र कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपको दिया गया है 1.2 एम्पियर की धारा, और यहाँ पर आपको दिया गया है I एम्पियर की धारा और 1 एम्पियर की धारा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक संधि है, मतलब बिंदु R है, ये आपका बिंदु Q है, यानी संधि है आपकी, और यहाँ पर धारा जा रही है 1 एम्पियर की धारा दी है, और ये संधि आपका P है और धारा ऐसे बनी हुई है। ठीक है, ये आपका I1 है और ये आपका I2 है, और यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा है। ठीक है, जो कि जा रही है, आ रही है 2 एम्पियर की धारा। ठीक है, फिर आ रही है 2 एम्पियर की धारा, और ये बिंदु P। आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, संलग्न चित्र से धारा I का मान निकालना है। धारा I का मान आपको संलग्न चित्र से निकालना है। आपको हम बताएं, देखिए ये है बहुत आसान प्रश्न। देखिए आप लोगों ने संधि के नियम में पढ़ा है, आप लिखोगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम ये कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो भैया बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, या आने वाली धाराओं का योगफल जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक एक संधि को लेकर चलना, 3 संधियाँ हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर संधि P पर बात करें, संधि P पर किस नियम से भाई, किरचॉफ के प्रथम नियम से। इस संधि पर आने वाली धारा 2 है, जाने वाली धारा 1 है, तो हम -1 दिखा सकते हैं,
और आने वाली धारा 2 है तो +2 से लिखेंगे, जाने वाली को माइनस से लिखेंगे। फिर कौन सी धारा जा रही है, I1 धारा जा रही है, तो इसको हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे I1 और बराबर 0। समर्थ धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर दिखा दिया। इस तरीके से 2 2 4, 4 से गया 3, 3 माइनस का I1 बराबर 0, यानी I1 का मान आपको मिल गया 3 एम्पियर। कितना मिल गया, I1 का मान 3 एम्पियर मिल गया। ध्यान से समझिए, अब 3 एम्पियर मिल गया। अब अगर संधि क्यों पर आ जाएं, कहाँ पर आ जाएं, संधि क्यों पर, संधि क्यों पर आ जाएंगे, तो क्यों पर जो ये I1 धारा आ रही थी तो हम I1 को लिख देंगे, I1 आ चुका है 3। उसके बाद जा कितनी रही थी 1, तो -1 लिख देंगे। फिर जा कितनी रही थी, I2 जा रही थी तो I2 लिख देंगे, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। इस संधि पर जो भी धाराएं आ रही हैं उनको जोड़ रहे हैं, जो जा रही हैं उनको घटा रहे हैं, और समर्थ धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर दिखा दिए। तो इस तरीके से देखिए 3 से 1 गया, कितना बचा 2, 2 माइनस का I2 बराबर 0। तो यहाँ से जो I2 का मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, I2 का मान 2 एम्पियर आ जाएगा। अब आगे बात करें, हमें I1 I2 नहीं निकालना, हमें तो I निकालना है ना। तो अब आ जाएंगे 9 कौन सी संधि पर, संधि C पर, ओ सॉरी R पर, संधि R पर। कौन से नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। आने वाली धारा I2 है, I2 का मान 2 आ चुका है। जाने वाली आपकी 1.2 है, जाने वाली आपकी I है, और आने वाली 1 है तो इसको प्लस लिखेंगे और बराबर 0। समर्थ धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर। 2 से 1.2 को घटाएंगे, प्रयास करिए। देखिए 1 से जब आप इसको घटाओगे तो 0.2 बचेगा, -1.2 और प्लस का 1, इसको सॉल्व करोगे 0.2 मिलेगा। और 2 से आप घटाओगे, 2 से आप कितना घटाओगे 0.2, तो देखिए यहाँ पर 10 से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 1.8 बचेगा। और माइनस का I बराबर कितना हो जाएगा 0। घटाना तो जानते हो ना, तो I बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 1.8। I क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कि किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी आप छोड़िएगा नहीं, कायदे से इनको समझ लीजिए, तैयार जरूर कर लीजिए, सरल होते हैं प्रश्न। चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पर। तो जो अगला प्रश्न है वो मैं आप सभी के समक्ष लेने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात दिया गया है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपको निकालना है। व्यासों का अनुपात दिया गया है तो प्रतिरोधों का अनुपात निकालिए। क्या गजब का क्वेश्चन है ना, निकाल लोगे, बताइए। अगर 2 तारों के व्यासों का अनुपात दे दिया जाए तो क्या आप उनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालने में सक्षम हैं? देखिए भाई, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। समान लंबाई के तांबे के 2 तार हैं, समान लंबाई के तांबे के 2 तार हैं, इनके व्यासों का अनुपात दिया गया है। देखिए अगर पहले तार की त्रिज्या R1 माने तो व्यास कितना हो जाएगा 2R1, और दूसरे तार की त्रिज्या अगर R2 माने तो व्यास कितना हो जाएगा 2R2, ठीक। तो इनके व्यासों का अनुपात कितना दिया गया है, व्यासों का अनुपात दिया गया है 1:2, 1:2। इनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो R1 अनुपात R2 भी 1/2 ही आएगा। आगे यहाँ पर बात करें तो इन्होंने कहा इनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालिए। तो आपने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रतिरोध R बराबर ρl अपान में A, सभी लोगों ने पढ़ा है। और हम जानते हैं कि जो तार होता है, तार, ये तार ऐसा ही तो होता है। अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, वृत्त, वृत्त ही तो बनता है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का जो क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो ρl अपान में, क्षेत्रफल के स्थान पर लिख सकते हैं πr², क्योंकि त्रिज्या आपकी कितनी है R है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², वृत्त बन जाएगा नीचे, तो ρr बराबर हो जाएगा, देखिए R बराबर। अच्छा इसी सूत्र से एक चीज़ देखिए, अगर हम रो को नियत मान लें, L को नियत मान लें, क्योंकि L क्या है, समान है, ठीक है, लंबाई क्या है, समान है, पाई भी नियतांक है, इसको भी नियत मान लें। तो देखिए इस प्रकार यहाँ से जो R है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये रिलेशन निकल के आया कि नहीं। तब अब अगर हम पहले तार का क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, तो R1 हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/R1², ठीक है। R1 क्या हो जाएगी, पहले तार की त्रिज्या हो जाएगी, तथा अगर R2 यानी दूसरे तार का प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R2², दूसरे तार की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। और समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो R1/R2 बराबर कितना मिलेगा, 1/R1² बटे में 1/R2²। देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, इसलिए नहीं लिखा है कि आप सोच लो। R1/R2 बराबर R2 ऊपर चला जाएगा, R2² बटे में R1²। मतलब अगर हमें दोनों तारों के
प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, R2 को ऊपर लेकर गए, दूसरे तार की त्रिज्या का वर्ग निकालेंगे बटे में पहले तार की त्रिज्या का वर्ग। तो चलिए देखते हैं R2 का मान कितना दिया गया है। R2 का मान नहीं दिया गया, R1 बटे R2 दिया गया है। तो देखिए लिख लीजिए इसे आप, R1 बटे R2 बराबर, इसे लिख सकते हो R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, या लिख सकते हो 1 बटे R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि उल्टा है तो 1 बटे कर दीजिए, बस ये सीधा हो जाएगा R1 बटे R2। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? ये R2 ऊपर ही तो जाएगा, तो R2 बटे R1 को 1 बटे R1 बटे R2 लिख सकते हैं। R1 बटे R2 का मान कितना पता है, 1 बटे 2 है, तो ये हो जाएगा R1 बटे में R2 बराबर 1 बटे में 1 बटे 2 का स्क्वायर। R1 बटे में R2 बराबर हो जाएगा 1 बटे में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा। R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 4 बटे में 1, यानी जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा, यानी R1 अनुपात जो R2 होगा वो 4:1 होगा। बताइए गजब का क्वेश्चन था कि नहीं था भैया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष सिलेक्ट किया था और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है, बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए इसे रफ कर दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भाई। तो चलिए भाई अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। स्क्रीन पर भाई ध्यान दीजिए, जो भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, उससे पहले हल करने की कोशिश जरूर कीजिए। अभी एक प्रश्न आप लोगों को हम देंगे लगाने के लिए, ठीक है, उसे आप लगाइएगा। देखिए इसमें हाँ पूछा जा रहा है कि निम्न संयोजन में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वी डिस्टेंस सेट का सिद्धांत तैयार कर लीजिए, है ना। मैंने आप लोगों को कराया, मैंने कहा लिंक मैंने दे दिया है कमेंट बॉक्स में, उसे आप ओपन कीजिएगा, सारे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे, तो उसमें ये भी मिल जाएगा। तो जब वी डिस्टेंस सेट का सिद्धांत आप पढ़ोगे तब आपको ये न्यूमेरिकल जल्दी समझ में आएंगे। लिखा देखिए आपका कुछ फिगर ऐसे बना हुआ, जैसे भी बना हुआ इसको हम थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए बिंदु ए से चला, बिंदु ए से चलने के पश्चात बीच में लगा 3 ओम का प्रतिरोध, तो यहाँ पर लगा दिया हमने 3 ओम का। जैसे कॉपी में बना है इसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ओम के बाद फिर 6 ओम का बीच में लगा, फिर ये बिंदु बी तक पहुँच गया, मतलब बिंदु बी तक पहुँचने के लिए यहाँ से यहाँ तक फिर आपका 6 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो 6 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। फिर दिया गया है आपका कि ए से हम चलते हैं कहाँ तक भाई, 6, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो फिर 3 ओम का लगता है। कितने ओम का प्रतिरोध लगता है भाई? 3 ओम का प्रतिरोध लगता है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलते, इस फिगर को थोड़ा सा हम बना रहे हैं अपनी तरफ से, बना किसी और तरीके से इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। फिर इस तरीके से इसको जोड़ दिया गया और यहाँ पर 8 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यह फिगर जैसे आपके प्रश्न में बना हुआ है इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये आपका बिंदु ए। अब इन्होंने कहा है जब इस फिगर को ऐसे आप बना लोगे ना तब समझ में जल्दी आ जाएगा। इन्होंने कहा निम्न संयोजन में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले कहोगे कि इसे हम इस तरीके से तो बना सकते हैं। अब अगर देखें तो वी डिस्टेंस सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने इसमें यही तो बोला कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो वी डिस्टेंस सेतु का सिद्धांत क्या कहता है? वी डिस्टेंस सेतु का सिद्धांत ये कहता है कि अगर संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है, ठीक, तो ये संलग्न भुजाएं एक दूसरे से लगी हुई, तो इनका अनुपात 3/6 जो हो जाएगा, इनके अनुपात के अगर बराबर आ रहा है तो आप कहोगे कि एक संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है। और संतुलित वी डिस्टेंस सेतु जो होता है उसके बीच वाले प्रतिरोध में या कोई गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कोई धारा नहीं विक्षेप होता है, मतलब इसे लिया ही नहीं जाता है। तो लिखोगे संतुलित, यह एक संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है, यह एक संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है, संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है, वी डिस्टेंस सेतु है। और संतुलित वी डिस्टेंस सेतु की स्थिति में जो बीच में कोई भी गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध है उसमें धारा प्रवाहित होती ही नहीं, यानी इसको लेते ही नहीं हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 6 ओम को श्रेणी क्रम में लेंगे, इसे भूल जाएंगे। 3 और 6 ओम को श्रेणी क्रम में लेंगे, इधर 3 और 6 ओम को श्रेणी क्रम में लेंगे, फिर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर इनका समांतर क्रम में लेंगे, बस ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध पता हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में लेने पर, किस क्रम में लेने पर? श्रेणी क्रम में लेने पर। अच्छा, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R = पहली स्थिति में निकालने R1 लिख देंगे, R1 R2 यानी 3 + 6 यानी कितना हो जाएगा? 9 ओम। फिर इनका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध तथा R2 निकालेंगे, तब भी ये आपका 3 + 6 कितना आ जाएगा? 9 ओम। अब आप बताइए 9 ओम और 9 ओम ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं समांतर क्रम में हो जाएगा कि नहीं? लिखेंगे 9
9 ओम व 9 ओम को समांतर क्रम में लेने पर, किस क्रम में लेने पर? समांतर क्रम में लेने पर। तो समांतर क्रम में लेंगे तो सूत्र होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये सूत्र लगा देंगे। 1/r इक्वल टू 1/r1 की बात करें तो 9 आया है, r2 की बात करें तो भैया 9 ही आया है। एक हर ले लेंगे 9, एक एक कितना हो जाएगा 2, कैंची गुणा करेंगे या r का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 9/2 ओम। 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5। ठीक है, बताइए क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? तो इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 9/2 यानी 4.5 ओम आएगा। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता जरूर है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप ऐसे क्वेश्चनों से छुटकारा मत पाएं कि आप छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी में सीखिए मत। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आज की क्लास का जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। महत्वपूर्ण तो होगा ही क्योंकि मैंने इसे रखा है चुनके, तो महत्वपूर्ण ही रखा गया है क्लास में प्रश्न। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है। ठीक है, इसे रब कर दें। अगला प्रश्न भी फिगर वाला ही है, इसे भी ध्यान से आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी सरल कठिन प्रश्न नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वही लिया जा रहा है। तो दिमाग में ये नहीं लाइएगा कि सर जी कहीं सरल ले रहे हैं कहीं कठिन ले रहे हैं। लेकिन निम्नलिखित चित्र में यदि धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं है, अगर धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं तो इसका मतलब ये संतुलन व्हीटस्टीन सेतु की अवस्था है। उस दशा में प्रतिरोध आर का मान निकालिए जिसमें प्रवाही और इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालिए। ये फिगर कुछ ऐसा बना है, ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु बना है, इसको बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु इसे समझ तभी पाओगे जब फिगर बनाएंगे। ठीक ठीक, ऐसे आपके सामने फिगर बना है। ये 15 ओम है और ये R ओम है और ये 30 ओम है और ये आपको दिया गया है 6 ओम। इन्होंने पहले से कहा कि ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं। गैल्वेनोमीटर कहाँ पर लगा है? यहीं पर तो लगा है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई विक्षेप ही नहीं हो रहा है, और जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता तो यही होती है शून्य विक्षेप की स्थिति। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है और ये धारा यहाँ से निकली है I1 प्लस I2। ठीक है, और ये 6 वोल्ट लगा हुआ, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। तो इन्होंने कहा है कि ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है। अगर ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है, लिखोगे कि चूंकि यह संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है तो प्रश्न खुद कह रहा है कि ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है, व्हीटस्टीन सेतु है। और संतुलन की स्थिति में क्या होता है? संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, यानी 15/R बराबर 30/6। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। अब ये देखिए कितना हो जाएगा कैंची गुणा करने पर? 30R बराबर 15 छक्का 90, यानी R बराबर 90/30। 30 त्याई 90 होता है, यानी R बराबर 3 ओम। मतलब जो ये आपका प्रतिरोध लगा है इसका मान आ जाएगा 3 ओम। आगे क्या बोला गया? आगे बोला ये गया है कि आप इसमें प्रवाहित धारा का मान भी निकालिए। मतलब हम देखें तो यहाँ पर जो धारा बह रही है I, ये धारा यहाँ पर ऐसे बह रही, तो I धारा अगर इसमें बहेगी I1 धारा तो इसमें भी I1 ही बहेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अच्छा ये देखिए, ये दोनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा और इन दोनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तो ये दोनों बाद में जो प्रतिरोध बनेंगे वो समांतर क्रम में बनेंगे, और समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है। तो ये जो 6 वोल्ट का विभवांतर है वो आपका इस प्रतिरोध R, मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सिरों के बीच जो आपका विभवांतर होगा वो आपका 6 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसमें प्रवाहित धारा। तो लिखेंगे कि 3 ओम में प्रवाहित धारा। अच्छा, अगर हमें धारा निकालना है तो विभवांतर बटे में क्या चाहिए? प्रतिरोध चाहिए। तो I बराबर, ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित धारा I बराबर V/R होता है। अगर मैं बात करूं तो विभवांतर लग रहा है टोटल 6 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट लगा देंगे। प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रतिरोध होगा वो 3 और 15 कितना हो जाएगा? 18 ओम हो जाएगा। और मैंने बता दिया कि जो भी ये धारा आएगी I1, वो उतनी धारा, जितनी धारा 15 ओम में होगी उतनी धारा 3 ओम में होगी। कारण इसका यही क्योंकि ये 15 ओम और 3 ओम प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, मतलब जो भी धारा का मान आएगा वो इन दोनों में सेम आएगा,
श्रेणी क्रम में धारा का मान सेम होता है। तो 6/18 को हल करेंगे, 6 कम 6 6 3 18, यानी जो धारा आ जाएगी वो 1/3 एम्पियर की धारा आ जाएगी। धारा कितनी आ जाएगी? 1/3 एम्पियर की धारा आ जाएगी। इस तरीके से अगर प्रश्न में पूछा था कि 15 ओम में प्रवाहित धारा, तो इतनी ही होती, क्योंकि 15 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न आप सभी लोगों को हम होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग बताइएगा हमें, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बोला जा रहा है कि संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, एक क्वेश्चन और है, इसको भी लगा लेते हैं। चलिए, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही मस्त प्रश्न लिया मैंने आप सभी के समक्ष, है ना। वीटस्टाइन सेट के सिद्धांत पर आधारित ये भी प्रश्न है, और ये प्रश्न 2022 में ही पूछा गया, यानी अनसॉल्व पेपर हल करोगे तो ये प्रश्न आपको देखने को भैया मिलेगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दिया गया है कि वीटस्टाइन सेतु का सिद्धांत क्या है। सभी लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरीके से। इसके द्वारा किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसके संतुलन की स्थिति को भी अच्छी तरीके से आप सभी लोगों ने पढ़ा है। ऐसे बोला गया कि दिया गया परिपथ आर एक संतुलित वीटस्टाइन सेतु है, तो आर के मान की गणना कीजिए, ठीक है। ये आपके समक्ष एक संतुलित वीटस्टाइन सेतु बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो आपको आर के मान की गणना करना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 15 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 8 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, 1.5 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, और 6 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। यह संतुलित वीटस्टाइन सेतु है, और संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में कोई भी क्षेप नहीं होता है, ठीक है। और इनकी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? वो आपस में बराबर होता है। मतलब इसका देखोगे, संतुलन की स्थिति में हम डायरेक्ट कर रहे हैं, संतुलन की स्थिति में सभी को पता है इसका बटे इसका रेशियो। लेकिन पहले इसका तुल्य प्रतिरोध तो निकालें। तो इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो सूत्र लगाओगे, क्या लगाओगे? सूत्र लगाओगे 1/r' बराबर 1/r1 का मान r है, 1/r2 का मान 15 है। तो 1/r' बराबर ये 15 प्लस r बटे में कितना आएगा? 15r। देखिए 15 एक कम 15, r एक कम r, और 15r का गुणा 15r। तो r' का मान यहाँ से निकालेंगे तो 15r बटे में कितना आएगा? 15 प्लस का कैपिटल R। कितना आएगा? 15r बटे में 15 प्लस का r, यानी इस पूरे डिब्बे का जो प्रतिरोध आएगा वो इतना आएगा। तो अब हमें क्या करना है? संतुलन की स्थिति में वही सूत्र लगाना है, P/Q बराबर R/S वाला। यहाँ पर आपका 6 है, और Q का मान लीजिए आपका आ चुका है, कितना आया है? 15r बटे में 15 प्लस का r बराबर फिर R/S, यानी इसका रेशियो ने 3 बटे में 1.5। हल करना तो जानते हो ना सभी लोग। चलिए हल कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए ये ऊपर चला जाएगा 6, 15 प्लस का r, और बटे में आपका हो जाएगा 15r बराबर 1.5 एक कम 1.5, 1.5 दूना होता है 3, तो 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? कैंची गुणा कर दीजिए। 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90 प्लस 6 और r का गुणा कितना हो जाएगा? 6r, 2 और 15 का गुणा कितना हो जाएगा? 30r। 6r उधर जाएगा, 90 बराबर 30r माइनस का 6r। 90 बराबर 30r से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24r। हमें यहाँ पर r का मान चाहिए, तो r बराबर हो जाएगा 90 बटे में 24। हल करना जानते हो? हल कर डालिए। 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 बचे 15, और 3 चौक 12, यानी 15/4 ओम आएगा। कितना आएगा भैया? 15/4 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। कोई समस्या? आप चाहो तो इसे और हल कर सकते हो यार, भाग तो कर ही सकते हो, भाग कर डालिए अगर भाग करना है तो। 4 3 12, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 3.75 ओम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो इकाई नंबर 2 थी, इसके मुझे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगे, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में मैंने उठाया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।